जब ये कारगिल का युद्ध जब छिड़ा था तो उस समय आपको किस तरीके से इसका पता लगा था? तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक स्नाइपर का फायर आया और वीरेंद्र के जो है माथे पे लग के वो बिल्कुल एकदम गिरा। यही गोली आपको भी लग सकती थी। अब दुश्मन ऊपर .5140 पे देख रहा था और बहुत जोरों से उसने आर्टिलरी फायर हमारे ऊपर गिराया। मेरे सामने 12 जवान बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बम ऐसे गिरे, शहीद हो गए। किसी के हाथ कहीं चला गया, टांग चली गई। तो उस समय मेरे पास सारी चीजें थी। टाइगर हिल की लड़ाई में मेरे पास 120 आर्टिलरी की गन्स थी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स वो थे। ऑपरेशन खुखरी मैंने बाहर देश के बाहर ऑपरेशन किया। तो हमको ग्राउंड 50 किलोमीटर लड़ते लड़ते वहां जाना पड़ा, हेलीकॉप्टर से लोगों को गिराना पड़ा। जहां उनको घेराबंदी कर रखी थी वहां पे ऑपरेशन करना पड़ा। 233 भारतीय जो बंदी बनाए गए थे वहां जंगलों में, उनको छुड़ा कर लाया। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। जब ये कारगिल का युद्ध जब छिड़ा था तो उस समय बता दीजिए आपकी पोस्टिंग कहाँ पर थी और आपको किस तरीके से इसका पता लगा था? देखिए, कारगिल युद्ध 25 साल पहले हुआ था और जब ये कारगिल का युद्ध हुआ तो मैं काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर में वैली में था, कश्मीर में था, जो आतंकवाद के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ रहा था। और मेरी यूनिट वहाँ पे तकरीबन 1.5 साल से लड़ाई लड़ रही थी। और सबसे पहले रेडियो में भी ये खबर आनी शुरू होगी और हायर हेडक्वार्टर द्वारा भी ये बताया गया है कि जो द्रास और कारगिल बटाली का इलाका है, यहाँ पर कुछ एक मुजाहिदीन जो है, शुरू में यही बोला गया है कि ये रेगुलर्स नहीं हैं, ये मुजाहिदीन हैं। मतलब कि आप उन्होंने जो इंट्रूडर्स हैं, जिन्होंने इंट्रूजन की है, और ये रेगुलर्स नहीं है, सेना के लोग नहीं हैं। और जिन्होंने हमारी सेना, जो हमारी चौकियाँ जिनको हम सर्दियों में खाली करते थे, उनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया है। और सबसे पहले मुझे ही हुक्म मिला कि आप द्रास में जो है, ये बात है 16 मई 99 की, और कि आप जल्दी से जल्दी ये द्रास के इलाके में पहुंच जाएं। तो जब वहाँ पर हम पहुँचे तो देखे कि दुश्मन की आर्टिलरी फायर जो है वो द्रास का जो एक छोटा सा कस्बा है उसके ऊपर भारी मात्रा में आ रही थी। और जो आपका ये नेशनल हाईवे है जो आपका श्रीनगर से जोजिला पास, द्रास और कारगिल होता हुआ ले जाता था, तो ये जो ट्रांसपोर्ट थी, चाहे वो आर्मी की ट्रांसपोर्ट थी या सिविलियन की ट्रांसपोर्ट थी, ये पूरी बाधित हो चुकी थी वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ियाँ थी द्रास में, खास करके तोलोलिंग की पहाड़ी और टाइगर हिल की पहाड़ी, उसमें दुश्मन ने ये धोखेबाजी से वहाँ पे मोर्चाबंदी कर दी थी। जी। और ऐसी हालात में जो है मुझे श्रीनगर से ये हुक्म मिले। और बाद में पता चला कि जैसे धीरे धीरे करके बाद में पता चला, जब तोलोलिंग की लड़ाई जो मेन बैटल हुई, उसके बाद पता चला कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये पाकिस्तान की रेगुलर फोर्सेस जो हैं जिन्होंने वहाँ पे कब्जा किया हुआ था। क्योंकि सर ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो आपने तोलोलिंग और टाइगर हिल की बात बताई, उसमें दुश्मन इतनी ऊंचाई पर था कि वो आती जाती गाड़ियों को तक गिन सकता था। तो कितना मुश्किल रहा होगा उस समय? देखिए, तोलोलिंग और टाइगर हिल की पहाड़ियाँ अगर आपने टेलीविज़न के माध्यम से या देखी होंगी, आप देखिए तोलोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 15 से 16 हज़ार फीट के ऊपर की पहाड़ी है। अगर मैं टाइगर हिल की बात करूं तो ये 16,000 से 17,000 फीट के बीच में, और सबसे ऊंची चोटी उस इलाके में है। जी। और दुश्मन ने इसके ऊपर भारी मोर्चाबंदी की हुई थी। और बाई ऑब्जर्वेशन और बाई फायर जो रोड था, जो मेन रोड था, जो आर्टरी थी, लाइफ लाइन थी ले की, उसके ऊपर जो है उसको पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ था, बाधित किया हुआ था। एक्चुअली उसका मकसद ये था कि जो लेह में हमारे ट्रूप्स हैं या सियाचिन में हमारे ट्रूप्स हैं, उनको अलग थलग किया जा सके ताकि वहाँ तक वो सप्लाई ना पहुँच सके। और जो हमने सियाचिन में जो उनका कब्जा किया था, उनकी जो ली थी सियाचिन की चोटियाँ, ये उसका भी एक बदला था। और किसी तरह से उसका मकसद था कि जो ये आतंकवाद की जो लड़ाई है, PO के ये जो है कश्मीर का जो मामला है, उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाए। जी। और फिर जहाँ तक तोलोलिंग की बात है, इस लड़ाई में आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी अगर हम 9,000 फीट से ऊपर जाते हैं तो हमको एक्लामेटाइज करना पड़ता है 7 दिन का। और इसमें ना एक्लामेटाइजेशन का आपको समय मिला, ना आपके पास दुश्मन के बारे में पूरी खबर थी, यही कि 5-6 मुजाहिदीन हैं, ना आपके पास आर्टिलरी थी, ना आपके पास क्लोथिंग थे उस लड़ने के लिए। और 22 दिन मुझे तोलोलिंग की लड़ाई में लगे। और दूसरी तरफ जब टाइगर हिल की लड़ाई हुई है,
जब हमने देखा कि ये सचमुच में उनकी रेगुलर्स हैं और वहाँ पे भी कंपनी स्ट्रेंथ है और तोलोलिंग में भी कंपनी स्ट्रेंथ है, तो उस समय मेरे पास सारी चीज़ें थी टाइगर हिल की लड़ाई में। मेरे पास 120 आर्टिलरी की गन्स थी, मल्टी जो बैरल रॉकेट लॉन्चर्स वो थे, इंजीनियर्स थे, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम थी, और लॉजिस्टिक बिल्डअप प्रेपरेशंस के लिए, रिकॉनेसेंस करने के लिए, तैयारी करने के लिए पूरा समय था। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मेरी कमान में 18 ग्रेनेडियर्स को जो महत्वपूर्ण चोटियाँ थी सामरिक दृष्टि से इस पूरे कारगिल के युद्ध में, द्रास के क्षेत्र में, उन दोनों चोटियों की लड़ाई में मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स मेरे नेतृत्व में, मेरे कमान में, उसमें लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका मिला। आपको लगता है सर कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और उस समय देखो इतनी कम टेक्नोलॉजी में चीज़ें आपको मिलती थी, और इतना फ़ोन्स और जो आजकल देखो ना कितना तामझाम हो गया, हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई है। तो आपको लगता है कि अगर उस समय कुछ और फैसिलिटीज़ होती है आपके दौर में, जब आपका आर्मी का दौर रहा है, उसमें फैसिलिटी होती, तो क्या लगता है आपको कि और भी ज़्यादा अच्छा होता या कुछ बेनिफिट होता? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि 25 साल हो गए हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क है। जी जी जी। और अगर आज मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि बहुत अंतर होता अगर आज की टेक्नोलॉजी उस समय में होती, क्योंकि उस तरह जो हमने जवान खोए, 527 रणबांकुरे वीर योद्धा इस लड़ाई में जिन्होंने प्राण की आहुति दी, और 34 जवान, 2 ऑफिसर, 2 जेसीओ और 31 जवान मेरे यूनिट के जो इसमें शहीद हुए, कर्नल आर विश्वनाथन और मेजर राजेश अधिकारी जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, तो शायद वो ना होते। और क्योंकि मेन लड़ाई में होता है कि बैटल सर्वेलेंस, जी जी, कि दुश्मन की हम किस तरह से सर्वेलेंस करें, और उसके बाद उसकी जो रिकॉनेसेंस है इलाके की वो किस तरह करें। तो उस तरह से जो इक्विपमेंट थे उस हिसाब से नहीं थे। और जब आज आप देखोगे कि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, आप ड्रोन्स आ गए हैं, ड्रोन से आप बिल्कुल लगातार कंटिन्यूसली उनके ऊपर नज़र रख सकते हो, उनके ऊपर प्रिसीजन बॉम्बिंग आप कर सकते हो, और इसी तरह जो अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, यूएवी जिनको व्हीकल्स जिनको हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आज हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी में आपके पास जो वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया है, साइबर वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है, आज तो बहुत कुछ है। और उस समय उतना हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं थे, तो इसलिए आज किसी भी हालात में पाकिस्तान दोबारा इस तरह की घटना करने का साहस नहीं कर सकता है। और काश की ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होती, और जो हमारे लोग शहीद हुए हैं या जो हमारा नुकसान हुआ है शायद वो उतना ना हो पाता। पर सर फिर भी हमारा सभी देशवासियों का तो सलाम है कि उस समय भी इतनी कम हमारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम जीते, और आप सभी ने इतना कुछ देखा, इतने कुछ लॉसेस देखे, हमारे जवान शहीद भी हुए, तो ये सारा एक काबिल तारीफ़ है, और हम सब की तरफ से तो एक सलाम है इंडियन आर्मी के लिए। तो सर एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी जब ऐसी वॉर होती है या कोई भी कारगिल या कारगिल के अलावा भी कोई भी जैसा युद्ध हुआ हो, कभी आपको दिल में ऐसा हुआ था कि शायद अब हो सकता है ये मेरा लास्ट हो, या मैं शायद अब वीरगति को प्राप्त भी हो सकता हूँ, या ये मेरा लास्ट भी हो सकता है? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया था कभी कहानी में? अनेकों मोमेंट आए, बहुत मोमेंट आए। प्लीज़ सर। मैंने एक मेजर के तौर पे, कंपनी कमांडर के तौर पे आपने देखा होगा श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनको राजीव गांधी जी, उनको जी 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 वहाँ पे उसके बाद उनको शहीद भी किया गया था। और वहाँ पे जो लिटे थे, जो लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम जिनको बोलते थे, बहुत मुश्किल लड़ाई थी। तो वहाँ पर भी मैंने एलटीटी के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ी, और कई बार अम्बुश हुए और उसमें बचे। और उसके बाद जो ये कारगिल की लड़ाई हुई, इसमें कई ऐसे मौके आए, क्योंकि 22 दिन तो तोलोलिंग का युद्ध रहा, जी जी जी, और कम से कम 1 हफ्ता जो है टाइगर हिल का युद्ध रहा। और आप देखिए वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वो तो आप ऊपर पहाड़ है, तिनका छुपने के लिए नहीं है, और दिन को हमले नहीं हो सकते क्योंकि स्नाइपर राइफ़ल है। और मैं स्नाइपर राइफ़ल की बात करूं कि एक बार मेरा जो नायक था वीरेंद्र कुमार और कर्नल विश्वनाथन एक साइड में खड़े थे, मैं एक साइड में खड़े थे, जहां से दुश्मन का फायर आ रहा था, तो हम उसको देख रहे थे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक स्नाइपर का फायर आया और वीरेंद्र के जो है माथे पे लग के वो बिल्कुल एकदम गिरा। यही गोली आपको भी लग सकती थी।
और एक घटना, ये बात है, इस तरह बहुत घटना है। ये बात है 2 और 3 जून 99 की, जब मैं और कर्नल विश्वनाथन हमले में थे, और उससे पहले मेजर राजेश अधिकारी शहीद हो चुके थे तोलोलिंग टॉप के ऊपर, लेकिन उनकी जो बॉडी थी वो वहाँ पर फंसी हुई थी। तो जब हम हमले में थे तो जैसे ही हम राजेश अधिकारी की बॉडी के पास पहुँचे तो दुश्मन ने भारी फायर जो है बिल्कुल हमारे ऊपर खोल दिया चारों तरफ से, और हमको क्रॉल करना पड़ा वहाँ पे, क्रॉलिंग हमने में। तो मैंने देखा जो मेरा रेडियो ऑपरेटर था पीछे, लांस हवलदार राम कुमार, तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा भाई तू क्यों नहीं क्रॉलिंग करता? देखा उसको गोली लगी हुई थी, वो शहीद हो चुका था। मेरे आगे एक सूबेदार रणधीर था जो बहुत बढ़िया जेसीओ था। मैंने कहा साहब आप क्यों नहीं चल रहे, आप इतना करके आप मूव करिए आगे कर। तो देखा उसको भी गोली लग चुकी थी। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब वो है। बल्कि 13 और 14 की रात को हम के ऊपर हमले में जा रहे थे तोलोलिंग में, और बिल्कुल 2 कंपनियां हमने तैयार कर दी थी हमले की। अब दुश्मन ऊपर .5140 पे देख रहा था और बहुत ज़ोरों से उसने आर्टिलरी फायर हमारे ऊपर गिराया। मेरे सामने 12 जवान बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बम ऐसे गिरे, शहीद हो गए। किसी के हाथ कहीं चला गया, टांग चली गई, हथियार चला गया। मुझे वो हमला 1 घंटा लेट करना पड़ा, और एक कंपनी जो है 8 जवान एक इंजर्ड आदमी को पीछे ले जाने के लिए लाने पड़े। और उसके बाद भी 1 घंटे के बाद एक कंपनी के बाद हम हमले में गए और विजय हासिल की। क्या बात है। तो इस तरह के मैंने बताया, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे हम ये CI आतंकवाद के विरुद्ध वैली में हो, या कारगिल की लड़ाई में हो, या मैं ऑपरेशन खुखरी मैंने बाहर देश के बाहर ऑपरेशन किया। 233 भारतीय जो बंदी बनाए गए थे वहाँ जंगलों में, उनको छुड़ा कर लाया। तो इस तरह से बहुत मौके हैं जहाँ मतलब क्या बोले, बाल बचे हैं। और आभारी है उस प्रभु का कि आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो मेरे परिवार के लोग थे वो शहीद हो गए। बिल्कुल सर। तो इसलिए कोई पल का नहीं पता लगता कि कौन पल में किस वक्त कौन सा पल आ जाए और जीवन खोना पड़े। जो आपने कहा ना सर, अभी देश के बाहर से आपने 200 समथिंग 233 सर, ये मुझे काफ़ी सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। वो कैसे किया होगा आपने, उसको थोड़ा सा इस बारे में नहीं, ये ऑपरेशन खुखरी था वहाँ पे। अच्छा। इसका नाम ये एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमने वहाँ पे किया, और वहाँ पे रेबल्स थे, और वहाँ पे जब इनको बंदी बना लिया गया तो मैं दिल्ली में था। तो मुझे 5 दिन के नोटिस पे मैं पूरी पलटन को लेके अफ्रीका के जंगलों में पहुँचा, और वहाँ पे ये ऑपरेशन जो है हमने 15 जुलाई 2000 को हमने ये ऑपरेशन वहाँ पे किया 58GR के साथ मिलके, हेलीकॉप्टर्स वालों के साथ मिलके, आर्टिलरी वालों के साथ मिलके, और बाहर की जो सेना है उनके साथ भी मिलके। लेकिन मेन रोल इसमें इंडियंस का था, क्योंकि ज़्यादातर जो बंदी बनाए गए थे वो इंडियंस थे। ओके। इसलिए भारतवर्ष के सरकार ने मेरी यूनिट को जो है 5 दिन के नोटिस पे वहाँ भेजा, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय थे, और 14-15 जो थे बाहर के देश के थे। और जो बाहर के देश थे उन्होंने हेलीकॉप्टर दिए, लेकिन उनकी कंडीशन यही थी कि सबसे पहले आप हमारे देश वासियों के जो है उनको बाहर निकालेंगे, जो इंग्लैंड के, तो ये करके। और जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला, जब हमारी बारी आई तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर निकाल लिया। तो हमको ग्राउंड 50 किलोमीटर लड़ते लड़ते वहाँ जाना पड़ा, हेलीकॉप्टर से लोगों को गिराना पड़ा, जहाँ उनको घेराबंदी कर रखी थी वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ा। आती बार हम अम्बुश भी हुए। मेरा एक हवलदार किशन कुमार था जिसको कि रॉकेट लॉन्चर लगा और वो शहीद हो गया, खोना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद भारत सरकार ने इसको माना, और उस टाइम रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, और धन्यवाद करने के लिए वो हमारे पास वहाँ सिरा लियोन भी आए थे। तो इस तरह के बहुत मुश्किल ऑपरेशन, अब अंदाज़ा लगाइए 40 किलोमीटर अंदर जंगल में जाके, और अनजान जगह, अनजान देश से बाहर जाके करना। तो ये सारा टीम वर्क है, और ये जवानों की मेहनत है, उनका मोटिवेशन लेवल है। हाँ, ये अलग बात है कि जो कमान थी वो मेरे हाथों में थी। जी मेरे यूनिट की। हाँ बिल्कुल। और थोड़ा सा ये भी ऐसा होता है कि चलो, जैसे आपने कारगिल के समय भी आप रहे, तो आगे आपके लीडरशिप पर भी थोड़ी सी दम होता है कि यार ये इंसान ज़रूर इसमें सक्सेस हो, एक विश्वास वाला हो जाता है ना। हाँ, वो भी एक बात है कि यूनिट ने अच्छा काम किया था। दूसरा ये था कि भाई यूनिट ने अच्छा काम किया है तो इनको एक विदेश में भेजा जाएगा। लेकिन हालात उस तरह से बिगड़ गए कि वहाँ पे भी युद्ध करना पड़ा। आपको आइडिया था पहले कि इतना डीप जाएगा ये वॉर?
जब आप जाने की बारी आई थी आपकी विदेश जाने ना कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में। वो तो वहाँ जाके पहले और छोटे छोटे ऑपरेशंस किए, उसके बाद जो हमारे फोर्स कमांडर थे और इंटरनेशनल लेवल पे यूएन जो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है डीपीक्यू, वो इन चीज़ों को अप्रूव करता है। तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक जो है एक जिसको युद्ध बोल सकते हैं या ऑपरेशन बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल डेफिनेटली, क्योंकि इसमें दूसरे लोगों के थे, जैसे नाइजीरिया था, घाना था या दूसरे और छोटे छोटे, लेकिन बहुत कम लोग थे, मात्रा में थे, एक सिंबॉलिक थे वो, सिंबॉलिक। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।